संपूर्ण भारत में यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, जीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। अब इस पर प्रतियोगिता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आपको एक वक्फ संशोधन विधेयक पर मैं जानकारी देने जा रहा हूं। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित। पक्ष में लोकसभा में 288 मत पड़े और राज्यसभा में 128। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले तोमर ग्लोबल एजुकेशन, जो कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल दोनों के रूप में उपलब्ध है, आप ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से है, वहाँ आपको ये पीपीटी के रूप में मिलेगा। सबसे पहले जानिए कि वक्फ शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके पहले वो आया कहाँ से है। तो वक्फ अरबी भाषा के वकूफ से निकला है, जिसका मतलब होता है ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। अब ठहरना, रोकना, प्रतिबंधित करना को अगर मीनिंग के हिसाब से बदलिए तो वक्फ का मतलब होता है संरक्षित करना, यानी किसी भी चीज़ को संरक्षित करना। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। इस्लाम में वक्फ का क्या मतलब है? तो इस्लाम में वक्फ का अर्थ है संरक्षित की गई वह संपत्ति जो जन कल्याण के लिए प्रयुक्त होगा। यानी वैसी संपत्ति को संरक्षित करना है वक्फ का मतलब, जिसका उपयोग हमको पब्लिक वेलफेयर के लिए करना है, अपने लाभ के लिए नहीं करना है। अब ये किस किस चीज़ में करना है? तो एक मुस्लिम के द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या कोई और सार्वजनिक संस्था, मान लीजिए आज के हिसाब से लाइब्रेरी, उसके निर्माण के लिए जो है दान दे करके, और वक्फ उस पैसे से इन चीज़ों को संरक्षित कर सकता है। अब आइए आगे। अब देखें कि ये जो हमारा संशोधन बिल आया है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहला 1913 में बिल आया था, मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम। उसके बाद मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 आया। फिर मुस्लिम वक्फ विधिमान्य अधिनियम 1930 आया। और आज़ादी के बाद वक्फ अधिनियम 1954 आया। लेकिन 1995 में, हालांकि इसमें बीच बीच में संशोधन होते रहे, 1959 में, फिर 69 में, फिर 84 में, 95 में महसूस किया गया कि जो पुराना वक्फ बिल था उसमें कई तरह के पारदर्शिता का अभाव था। कई ऐसे ग्रे एरिया थे जहां पर की व्याख्या की समस्या थी। तो इसको लेकर के 1995 में 54 वाले वक्फ को ख़त्म कर दिया गया, निरसन, और एक नया वक्फ अधिनियम आया जिसका नाम पड़ा वक्फ अधिनियम 1995। मतलब 54 का संशोधन नहीं है, पूरी तरह से जो है बदल दिया गया और नया बिल लेकर आया। 2013 में फिर वक्फ अधिनियम 1995 में भी संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वक्फ में संशोधन किया 2013। तो ये है वक्फ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि 13 के बाद अब 2015 में जो आया है, 25 में, सॉरी, 13 के बाद,
तो ध्यान रखिए, ये कोई नया बिल नहीं है 95 जैसा, उसमें संशोधन है। तो पहले ये मत समझिएगा कि ये कोई एकदम नया आमूल-चूल परिवर्तन करके एक नया एक्ट के रूप में आया है। 1995 के बिल में जो 13 में संशोधन हुआ, तो जैसे 20 साल में कमियां जो महसूस की गई उस पर बनाया गया, तो वैसे ही अब 13 से 25 के बीच में जो सरकार को लगा कि इसमें ये कमियां हैं, ये सुधार होना चाहिए, तो ये 25 में संशोधन बिल है। ये ध्यान रखना है। यानी ओरिजिनल तो 54 में बना था, अब फिर 95 में बना और 95 ही चल रहा है, अभी वो संशोधन है। अब आइए इसका उद्देश्य, आखिर 25 वाला बिल क्यों आया। तो वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी थी। कौन मैनेज कर रहा है, अब ये जानकारी लेने के लिए हमको अगर वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे तो वो हमको जानकारी ही नहीं देगा कि ये वाला वक्फ कौन चला रहा है, तो पारदर्शिता का अभाव हो गया। वक्फ भूमि अभिलेखों का अधूरा सर्वेक्षण और म्यूटेन का मतलब होता है म्यूटेशन, हम लोग बोलते हैं मोटेशन, कि रिकॉर्ड जो है वो क्लियर नहीं था। मान लीजिए वक्फ कहता है कि ये ज़मीन मेरा है, लेकिन आप अगर उनको कहिए कि कागज़ दिखा दीजिए, तो हो सकता है कि कई ज़मीन पर वो कागज़ ही नहीं दिखा पाए। ये कमी थी, इसको सीधा करना था। अगला, वक्फ में महिलाओं के उत्तराधिकार को ध्यान में नहीं रखा गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अभी यूसीसी की बात नहीं हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो महिलाओं को उत्तराधिकार है कि पिता की संपत्ति पर किसका किसका अधिकार होगा, तो जब आप किसी को वक्फ को कोई ज़मीन दे रहे हैं तो जिसका अधिकार होगा उसका तो कंसेंट चाहिए ना। तो उसमें महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार के लिए प्रावधान पूर्तो, जिसको गुजराती में कहते हैं और हिंदी में पर्याप्त नहीं, वो इसलिए लाने का उद्देश्य था। आगे देखिए, बड़ी संख्या में एक तो अतिक्रमण भी है। अतिक्रमण का मतलब कि मान लीजिए कि 10 बीघा ज़मीन है, हो सकता है थोड़ा छज्जा गिरा दिए, अब सरकार आया तो उस पर विवाद हो गया, तो उसको भी ज़रा क्लियर कर लिया जाए। और 21,618 मुकदमे चल रहे हैं खाली वक्फ से रिलेटेड, उसका समाधान होगा। किसी भी संपत्ति को अपनी जांच के आधार पर वक्फ की संपत्ति घोषित करने की वक्फ बोर्ड की अतार्किक शक्ति। ये बात तो सही ही है कि इस देश में अगर मैं अपनी संपत्ति की बात करूं तो मैं अपने कैसे घोषित कर सकता हूं कि ये मेरी संपत्ति है। तब तो हम पूरे ही ज़मीन को, देश के ज़मीन को कह देंगे कि ये मेरी है। उसके लिए कोई तो एक ऑथोरिटी होना चाहिए। एक उदाहरण, ये कलम, आप विद्यार्थी कहिए कि ये मेरा है और हम कहें मेरा है, तो जब तक कोई तीसरा पार्टी नहीं होगा इसका निर्णय लेने वाला, तब तक कैसे तय होगा कि ये कलम किसका है। तो इसलिए जो है नया कानून आया। सरकारी भूमि को, अब सरकारी भूमि के साथ जो वक्फ का विवाद था उसका क्लियरिटी कैसे हो, उसको क्लियर करने के लिए लाया गया। ये परीक्षा में ध्यान रखिएगा, मेंस में अगर कहे कि किन उद्देश्यों से, तो ये आप 50 से 100 शब्द। वक्फ प्रबंधन में प्रशासनिक क्षमता, इतने सारे लैंड हैं लेकिन उससे पैसा कितना आ रहा है, मनी कितना जनरेट हुआ, वो उस मुकाबले में नहीं हो रहा था। तो इसलिए जो है ये नया बिल से उसको इफिशिएंट किया जाए। ट्रस्ट संपत्तियों के साथ अनुचित व्यवहार, और केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में माने मेंबर बहुत कम थे। माने केंद्र में 7 गो 8 गो या 11 गो मेंबर था, 11 में ही सब हो जाता था। अब उसको बढ़ा के 19 किया गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये वाला बात को जो इतिहास पढ़ा है वही समझ सकता है कि 1861 में जब एक एक्ट आया अपने पास, तो उसमें वायसराय की कार्यकारिणी में कितने हैं भारतीय, तो 92 में बढ़ाना पड़ा, 1909 में और बढ़ा, 1919 में और बढ़ा। प्रतिनिधित्व तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, मुस्लिमों का ही बढ़े लेकिन प्रतिनिधित्व बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए
1892 की स्थिति में हम आए, हो सकता है 1909 वाली स्थिति में आने के लिए फिर एक बार संशोधन 10 साल बाद करना पड़े। लोग जितने ज़्यादा होंगे वह संस्था उतनी डेमोक्रेटिक होगी। अब आइए दोस्तों, इसका मुख्य प्रावधान देखें क्या कहता है। कहता है कि पहले क्या होता था, कोई भी आदमी एक वक्फ बना लेता था। वक्फ आप समझ ही रहे हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी का संरक्षण करना है। अब कहता है कि कोई व्यक्ति वक्फ का सृजन नहीं कर सकेगा जब तक कि वह ऐसी संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी नहीं है। मतलब जिस प्रॉपर्टी के लिए आप वक्फ बनाना चाहते हैं, तो पहले आपका उस प्रॉपर्टी पर लीगल राइट्स होना चाहिए, तब जाकर के आप वक्फ बना पाएंगे। और ऐसी संपत्ति को अंतरित या समर्पित करने के लिए सक्षम नहीं है। जब हमारा उस संपत्ति पर हक ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे अंतरित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण कि मान लीजिए, ये घटना एजुकेशनल क्लास है इसलिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि 12 दुकान है, हम 4 दुकान खरीदे और उस 4 दुकान का वक्फ बनाने के चक्कर में 12 का नाम लिख दिए। ये अब नहीं होगा, क्योंकि 8 के आप विधिपूर्ण स्वामी नहीं हैं। जब आपका उस पर राइट्स ही नहीं है तो उसको आप संरक्षित कैसे करिएगा। मतलब एक लाइन में कि दूसरे के बच्चा को आप कैसे पालिएगा, आपका बच्चा होगा तो न पालिएगा, ये कहता है। अब आइए, कहता है, और यहाँ एगो बात और है, अब नियम आ गया है कि मुस्लिम ही वक्फ बनाएगा, हिंदू नहीं बनाएगा। इसको दोनों एंगल से समझिए। 5 बरस अगर किसी को मुस्लिम हुए हो गया तब जाकर के वो वक्फ बनाएगा। वक्फ अल औलाद, इसका मतलब होता है निजी वक्फ। तो जब हम प्राइवेट वक्फ बनाने जा रहे हैं अपना, मान लीजिए कुछ संपत्ति का, उसको संरक्षित रखना है, तब फिर ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कहता है वो तो वहाँ लागू होगा ना, क्योंकि वो दीवानी मामला है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं का संपत्ति पे हक होता है, खाला का होता है, उसमें सब कुछ है, वो जब आप डिटेल्स पढ़िएगा। तो अब कहा गया है कि अगर आप निजी वक्फ बना रहे हैं तो महिला उत्तराधिकारी जो भी होगी उसके अधिकारों को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, यानी उनका भी सिग्नेचर कराना पड़ेगा उस वक्फ में, पूछना पड़ेगा। अब आइए, कहता है इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, यानी जब द्रौपदी मुर्मू जी साइन कर दें, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, तो जैसे ही वो साइन कर देंगी तो उस तारीख के पहले जो भी वक्फ रजिस्टर हुआ है उसको 6 महीने के अंदर अपना एक पोर्टल बनाना होगा और डेटाबेस तैयार करके वक्फ के संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा रखना होगा। ये पारदर्शिता है। क्यों? मान लीजिए एक उदाहरण कि मेरे पास कोई ज़मीन है मेरे गांव में, अगर वक्फ को उस पर दावा ही करना है, हो सकता है उसी का है, तो पहले उस डेटाबेस पोर्टल में हो तो हम जाके चेक तो करें। नहीं तो क्या है कि वक्फ की कोई गलती नहीं, मान लीजिए उसको चलाने वाला जो है उसके मन में लोभ आ गया और झूठे आग कह दे कि नहीं वक्फ का संपत्ति है, तो कहने का मतलब कि उसके डेटाबेस को हम चेक कर सकते हैं कि मेरा नाम मेरे प्रॉपर्टी का वो लिखा है कि नहीं। अगर पोर्टल में नहीं है तो दावा नहीं कर सकते हैं। अब पोर्टल में है तो अभी आगे बताते हैं, जाएंगे कलेक्टर के पास। अब आइए, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात वक्फ संपत्ति के रूप में पहचान की गई या घोषित हुई सरकारी संपत्ति किसी वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। मतलब जिस दिन से ये अधिनियम शुरू होगा उसके बाद और उसके पहले अगर वक्फ किसी भी सरकारी संपत्ति को अपना संपत्ति घोषित किया है तो अब वो सरकारी संपत्ति ही माना जाएगा, वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अब आइए,
कहता है कि अगर सरकारी में तो होगा ही नहीं, अगर वक़्फ़ किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता है तो वो प्रॉपर्टी जिस ज़िले में है उस ज़िले के कलेक्टर को जो है जांच के लिए रिपोर्ट सरकार को देने के लिए अधिकृत किया गया है। और जब तक रिपोर्ट कलेक्टर नहीं दे दे तब तक वह संपत्ति वक़्फ़ की नहीं मानी जाएगी। अब आइए आगे, कहता है कि अब इन सब के लिए एक केंद्रीय वक़्फ़ परिषद बनेगा, हर राज्य और यूटी में राज्य लेवल पे बनेगा। तो सबसे पहले केंद्रीय वक़्फ़ परिषद क्या करेगी? कहता है केंद्रीय सरकार बोर्ड के कार्यकरण और वक्फ के प्रशासन के लिए एक वक़्फ़ काउंसिल की स्थापना करेगा। अब आता है कि संरचना, इसमें कौन कौन होंगे। तो चूंकि आज तक वक़्फ़ काउंसिल सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता था, तो वक़्फ़ का भार साधक संघ का मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। यानी अभी के हिसाब से सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री इस वक़्फ़ काउंसिल का जो है अध्यक्ष होगा। उसके बाद संसद के 3 सदस्य, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। जाहिर है लोकसभा में राज्यसभा से सीट दुगना है तो लोकसभा से 2 होंगे तो राज्यसभा से 1, लेकिन ये तीनों मुस्लिम होंगे ये गारंटी नहीं है और वाजिब भी है। अगर आप हमसे पूछिए, हम पॉलिटी पढ़ाते हैं, कोई विधायक या सांसद हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको दोनों ही लोग वोट दिया है। चाहे मुस्लिम विधायक या एमपी हो, अगर वो मेरा है तो वो हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। और कोई हिंदू, अगर यहाँ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे मनोज भैया हैं, मनोज तिवारी जी जो नॉर्थ ईस्ट से सांसद हैं, तो उनके उत्तर पूर्वी दिल्ली में तो कितना सारा विधानसभा है जिसमें खाली मुस्लिम ही हैं। तो आखिर मनोज भैया दोनों के सांसद हैं ना, मनोज तिवारी, तो इसलिए सांसद और विधायक को धर्म में नहीं बांधना चाहिए। तो संसद के 3 सदस्य जिसमें 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। अब आइए, इसके बाद अब जो भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, उनमें से चुने जाएंगे। अभी फिर और आगे भी बहुत कुछ आएगा, देखिए। तो कौन कौन मेंबर, कौन कौन सदस्य केंद्रीय सरकार पिक करेंगे, यानी चुनाव नहीं होगा, केंद्रीय सरकार जिनके माथे पर हाथ रख देंगे वो इसके मेंबर हो जाएंगे। पहला, अखिल भारतीय चरित्र और राष्ट्रीय महत्व वाले मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 व्यक्ति। कई प्रकार के मुस्लिम संगठन हैं भारत में, तो उन संगठनों में जिनका अखिल भारतीय चेहरा हो, यानी कि वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और वो संगठन कई राज्यों में फैला हो, ऐसे 3 आदमी अलग अलग संगठन से ले लिए जाएंगे। यहाँ अलग ने लिखा, व्यवहारिकता में बोल रहे हैं, का एक को कैसे ले लेंगे 3। दूसरा, 5 लाख रुपया या उससे अधिक वार्षिक आय वाले वक़्फ़ के मुत्तवलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 व्यक्ति। यहाँ मुत्तवली हुआ कि जो पर्सनल वक़्फ़ चला रहा है, अगर उसका वक़्फ़ 5 लाख से ज़्यादा है पूरे इंडिया में, तो उनमें से 1 आदमी को लिया जाएगा। अब आइए, 3 व्यक्ति जो मुस्लिम विधि में ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, जिनको कि मुस्लिम कानून के जानकार विद्वान होंगे जो इस देश में, वैसे 3 को लिया जाएगा। 2 व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट के जज रहे हों, लेकिन वो मुस्लिम ही होंगे, क्योंकि आपको क्या बताया है, मुस्लिम सदस्य होंगे। और 1 राष्ट्रीय ख्याति का अधिवक्ता, एक ऐसा मुस्लिम एकदम नहीं कहते हैं धुरंधर वकील, जिसको कि नेशनल ख्याति हो, वैसे जो है 1 अधिवक्ता। अब आइए, नेशनल ख्याति के 4 मुस्लिम जो व्यक्ति
कोई प्रशासन से रिलेटेड होगा, कोई प्रबंध से होगा, कोई वित्तीय प्रबंध से होगा, कोई इंजीनियरिंग से होगा। देख लीजिए इंजीनियर बनने का लाभ मिल रहा है, वास्तुकला से, चिकित्सा से, इन क्षेत्रों में से जो है एक एक व्यक्ति चुन के 4 व्यक्ति होंगे। अब आइए, एक सरकार का भी आदमी होगा लेकिन वो मुस्लिम ही होगा। संघ मंत्रालय या विभाग में यानी केंद्र में वक्फ के मामलों से रिलेटेड कोई एक एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार का होगा, जो जब तक उस पद पर रहेगा तब तक वो उसका सदस्य होगा। ठीक है। अब आइए, अब ये जो विधि व्यक्ति हैं 3 मुस्लिम, ये वाला, ये इसमें एक बैरियर ये है कि होंगे मुस्लिम ही, लेकिन 3 में से 2 महिला होगी मुस्लिम जो लॉ की जानकार हो। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अधीन नियुक्त कुल सदस्यों में से 2 सदस्य गैर मुस्लिम। अब ये जितने भी मेंबर ऊपर आप ऊपर देखे टोटल 19 के 19, तो उस 19 में कोई 2 तो कम से कम ऐसे जरूर होंगे जो गैर मुस्लिम हों। बस यही कहानी है। अब आइए, राज्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जो बोर्ड बनेगा उसका क्या स्ट्रक्चर है। 11 से ज़्यादा मेंबर नहीं, यानी कोई राज्य 5 रखे, कोई राज्य 8 रखे, 12 कोई नहीं रखेगा, 11 से अनधिक, अलग अलग राज्य अपनी स्थिति के आधार पर। अब आइए इनकी संरचना। एक अध्यक्ष, लेकिन कौन होगा वो नहीं लिखा हुआ है, वो राज्य सरकार तय करेगा। राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का एक सांसद, माना उसके राज्य में जहां बनेगा ये बोर्ड, उनके जितने भी सांसद हैं, जैसे अगर बिहार है तो अगर बिहार से 40 सांसद है तो कोई भी एक, मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। राज्य विधानमंडल का कोई एक, बिहार में जो 243 सीट है उनमें से कोई एक। अब आइए, राज्य में मुस्लिम समुदाय से आने वाले कौन कौन सदस्य होंगे। ऊपर वाले में मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। कहता है 1 लाख या उससे अधिक आय वाला वक्फ का मुतवल्ली। ठीक तो है, केंद्र में 5 लाख का वक्फ हो आपका तो, और राज्य में 1 लाख का वक्फ। फिर वैसे ही वहाँ 3 मुस्लिम धर्म के जानकार थे, यहाँ मुस्लिम धर्म विधा का एक ख्याति प्राप्त विद्वान। नगर पालिका या पंचायत से 2 या उससे अधिक निर्वाचित सदस्य, जितने नगर पालिका हैं उनमें से चुन लेंगे। और मेरे से पूछिए तो मैं तो यही कहूँगा कि 2 चुनेंगे तो 1 नगर पालिका 1 पंचायत, या उससे अधिक लेना है तो फिर उस रेशियो में ले लिया जाए। अब आइए, 2 व्यक्ति जिनके पास व्यवसाय प्रबंध, सामाजिक कार्य, वित्त, राजस्व, कृषि, विकास गतिविधि में अगर उसको अनुभव है तो वैसे 2 व्यक्ति। और राज्य सरकार का एक अधिकारी, लेकिन वो राज्य सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का नहीं होना चाहिए। केंद्र में था वक्फ के मामलों को देखने वाला, उसी के विभाग का कोई होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ कोई भी विभाग का हो सकता है। अब आइए आगे, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधिक परिषद का एक सदस्य। और वो जो मुस्लिम समुदाय से, ये जो अब देखिए केंद्र में था विधिवेत्ता वाला में 2 महिला, नहीं, इसमें ये 6 तक जो पढ़े जितने मुस्लिम वाले थे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनमें जितने मेंबर आप लेंगे उनमें कम से कम 2 महिला जरूर होनी चाहिए, और टोटल में 2 हमेशा गैर मुस्लिम होने चाहिए। यहाँ हम आपको एकदम ये एक भय दूर कर देना चाहते हैं कि देख लीजिए गैर मुस्लिम इतने में हो जाएगा। ये देखिए, एक सांसद ले लीजिए गैर मुस्लिम, और या तो अध्यक्ष गैर मुस्लिम बना दीजिए, नहीं तो वो विधानमंडल से ले लीजिए। फिर एक और अच्छी बात, ये 2 में से हरदम एक चक्रीय आधार पे बदलते रहिए, अध्यक्ष एक जो है गैर मुस्लिम रख दीजिए।
तो ऐसे भी हो सकता है 2 आदमी। तो इसमें तो सांसद और विधायक पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं कोई हिंदू है कि मुसलमान। अब आइए, अब आगे देखते हैं यहाँ के बाद बोर्ड के कुल मेंबर। अब आइए, बोर्ड में कम से कम 1 सदस्य मुस्लिमों में शिया से होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये एक है, एक सदस्य जो सुन्नी है उसमें जो ओबीसी में आता है वो होगा, यानी मोमिन अंसारी वो लोग होंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं होगा, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये था आपका जो वक्फ बिल में पास किया गया, वो आपको आज बता दिए। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।